Welcome to Ishfaq Bhatt Tutorials. Stop thinking, start doing. Do subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और उस लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश की, एक कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश की कि हम देखें कि कैसे जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो धीरे धीरे एक्सटेंड किए गए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे। और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, दिल्ली एग्रीमेंट और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं 1954 का ऑर्डर हो या 2019 का जो 5 अगस्त को आया, उस पे भी हम इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो 1927 एक ऐसा साल था जम्मू एंड कश्मीर की रियासत में जिसमें जो बहुत ही लैंडमार्क हम ईयर कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्ली 20th सेंचुरी थी उसमें जो कश्मीरी पंडित्स थे, खासकर जो पंडित कम्युनिटी थी या बाकी लोग भी, वो उन्होंने मूवमेंट एक चलाई ताकि जो कश्मीर एक मूवमेंट उन्होंने चलाई उसका नाम उन्होंने रखा कश्मीर फॉर द कश्मीरीज। और उन्होंने ये डिमांड की कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें सिर्फ कौन अप्लाई करने चाहिए, कौन एलिजिबल होने चाहिए, कश्मीरीज खाली, जो आउटसाइडर्स हैं वो उसमें एलिजिबल ना हो। और इसी तरह से 31 जनवरी 1927 महाराजा हरि सिंह होते हैं उस वक्त महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के, वो एक ऑर्डर इशू करते हैं जिसमें वो डिफाइन करते हैं टर्म मुल्कीज और द स्टेट सब्जेक्ट्स। और ये नोटिफिकेशन आप मानिए 20 अप्रैल 1927 को ये स्टेट सब्जेक्ट नोटिफिकेशन आती है। और इसमें जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस दी जाती हैं। खासकर अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स या लैंड यूज़ या ओनरशिप ऑफ लैंड, वो दिया जाता है सिर्फ उनको जो स्टेट सब्जेक्ट्स हों जम्मू एंड कश्मीर के। और इस स्टेट सब्जेक्ट जो ये नोटिफिकेशन निकली, इसमें 4 क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट्स बताए गए, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो फर्स्ट क्लास थे स्टेट सब्जेक्ट्स के, उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। और इसी तरह से 1932 में एक और नोटिफिकेशन आती है, स्टेट सब्जेक्ट नोटिफिकेशन, जिसमें जो फॉरेनर्स रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में उनके लिए प्रोविजंस हैं, या जो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनके लिए प्रोविजंस थे इसमें। ये रही एक बात कि हम ऑलरेडी अगर हम कहें कि ऑलरेडी जो लैंड यूज़ या ओनरशिप था यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 35A से पहले वो किन के पास था, वो स्टेट सब्जेक्ट्स जो थे जम्मू एंड कश्मीर के उन्हीं का हक था। और जो आउटसाइडर्स थे वो यहाँ पे ना तो ज़मीन खरीद सकते थे और ना ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। और दूसरी बात जो ज़रूरी है यहाँ पे वो ये है कि जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 27 अक्टूबर 1950 को रेजोल्यूशन पास करते हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है उस वक्त, कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कन्वीन करनी चाहिए। और जो उस वक्त करण सिंह जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो 1 मई 1951 को प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं जिसमें नॉट दी जाती है जी हाँ कि आप ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप कन्वीन कर सकते हैं। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 370 क्लॉज 2 में भी ये प्रोविजन था कि जम्मू एंड कश्मीर को ये पावर्स दिए गए कि वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कानून फ्रेम करे। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होने थे, अब 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू एंड कश्मीर की उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला वो करते हैं काम। वो 75 सीट्स होती हैं उस वक्त, वो सारी सीटें जीत जाते हैं। और 31 अक्टूबर 1951
को शेख अब्दुल्ला पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उसको एड्रेस करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना है जम्मू एंड कश्मीर का उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली डिसीजंस कुछ लेती है और उन्हीं को एंडोर्स करने के लिए एग्रीमेंट होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडियन यूनियन के और जो स्टेट होती है जम्मू एंड कश्मीर की, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। उसका नाम रखा गया है बाद में दिल्ली एग्रीमेंट, और ये जुलाई 1952 को हुआ है। और इसमें जो खास रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू। ये दो प्राइम मिनिस्टर आपस में ये अग्रीमेंट करते हैं। इसमें देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल 35A की भी हम बात करेंगे, लेकिन जो इसमें प्रोविजंस थे, असल में जो आर्टिकल 35A है या 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो इसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब हम ये देखेंगे इसमें खास प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहली बात, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हम बात कर चुके हैं, जो उसमें 3 सब्जेक्ट्स थे जिनकी वजह से इल्हाक किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने इंडिया के साथ। अब इसमें एक प्रोविजन ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को सॉवरेनिटी होनी चाहिए सारे मैटर्स में, सिवाय उन 3 मैटर्स के जो किस में है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। अच्छा, और इसमें क्या कहा गया कि जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो किस में वेस्ट होने चाहिए, वो स्टेट के पास होने चाहिए। और ये चीज़ देखिए, अब जो इंडियन यूनियन है या जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अक्सर जो पार्लियामेंट के पास होते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में क्या था, इसमें उल्टा था। जो रेजिड्यूरी पावर्स थे वो इंडिया के पास नहीं थे, बल्कि स्टेट के पास ही थे। इनकी ये एक एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था। और जो इंडियन सिटीजनशिप है वो दिल्ली एग्रीमेंट के थ्रू वो एक्सटेंड की गई। जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल थे उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई, वो एक्सटेंड की गई। अच्छा, इसी तरह से एक बात आप ध्यान रखिए, स्टेट लेजिस्लेचर जो था यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का, उसको ये पावर्स दिए गए कि वो लॉ बना सकता था किस पे, जो स्टेट सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। जो 1927 की मैंने अभी बात की, जो स्टेट सब्जेक्ट नोटिफिकेशन आई 1932 की भी, तो उनके लिए स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस के लिए लॉ बना सकते थे जो यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर थी। और इसी तरह से आर्टिकल 52 से 62 जो प्रेसिडेंट्स के मुतालिक हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको वहाँ पे भी रिस्पेक्ट वही मिलती थी और जम्मू एंड कश्मीर में भी वही मिलती थी, इसलिए वो ये आर्टिकल्स एक्सटेंड किए गए। अच्छा, अब जो चौथा पॉइंट था वो बहुत ही अहम है कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसका एक अपना एडिशनल स्टेट फ्लैग होना चाहिए। ये एग्रीमेंट हुआ। अब इसमें कुछ हिस्टोरिकल रीजंस थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल है उसके साथ ये झंडा मुंसलिक था। ये एक दिया जाता है इसमें कि ये वजह थी कि स्टेट फ्लैग का जो एग्रीमेंट वो हुआ। अब जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, उसका एक अलग स्टेट अपना फ्लैग होगा। तो ये एक चीज इसमें थी। अब जो सदरी रियासत है, अब सदरी रियासत जो जम्मू एंड कश्मीर के अब होने हैं, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब वो होने चाहिए, उन्हें पहले इलेक्ट होना पड़ेगा जो रेकमेंड करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर, तो फिर जाके उनको प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसमें भी इनकी कंकरेंस बहुत ही ज़रूरी थी। और फंडामेंटल राइट्स की बात जो है उसका जो होल चैप्टर है वो भी हम एप्लीकेबल नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट को एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन उनका एक्सटेंड किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड ऑफ जुडिशल एडवाइजर्स थे जो हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनको फिलहाल ये रखा गया। इसी तरह से इमरजेंसी प्रोविजंस थे, उनमें भी जो मिसाल आर्टिकल 352 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे एग्रीमेंट में ये हुआ है। अब
यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। अच्छा, जो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 का, इसका मकसद असल में था कि जो दिल्ली एग्रीमेंट में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ पॉइंट्स पे एग्री हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसी को इम्प्लीमेंट करना। अब ये ऑर्डर जो है ये रेटिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और इसकी वजह से ये पास किया गया, प्रेसिडेंट ने ये पास किया किसको कंसल्ट करके, जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये 1954 का जो ऑर्डर है ये पास किया गया, इशू किया प्रेसिडेंट के थ्रू, और लेकिन उन्होंने पहले कंसल्ट किया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये जो ऑर्डर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 मई 1954 को ये आता है, और उस वक्त जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जैसा कि हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि जो डिफरेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स है, 1950 का हो, 52 का हो, 54 का हो, या जो 2019 का है, इन सब का मकसद ये था कि अगर हम क्रक्स इसका निकालें कि जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक्सटेंड किए जाएं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे, मगर इन कनकरेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें कुछ प्रोविजंस थे, कुछ चीज़ें इसमें की गई। मिसाल के तौर पर पार्ट 1 में जो आर्टिकल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें पार्लियामेंट को ये इख्तियार है, उसके पास पावर्स है इंडियन पार्लियामेंट के पास, कि वो किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, या स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। तो ये पावर्स उसके पास थे। लेकिन जो 1954 का ये ऑर्डर है, इसमें आर्टिकल 3 के लिए एक प्रोविजो ऐड किया गया। उसमें क्या था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई भी ऐसी बिल हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसका जो एरिया, उसको इंक्रीज करने की बात हो, या उसको डिक्रीज करने की बात हो, या ये करने की बात हो, या उसका नाम या बाउंड्री, जो 4 चीज़ें वहाँ पे हैं ऑलरेडी आर्टिकल 3 में, वो एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए बिल कोई हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। कब तक? जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर का उस पर कंसेंट ना हो। स्टेट लेजिस्लेचर जब कहे जी हाँ आप ये कर सकते हैं, तब जाके आप जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री, नेम या एरिया उसका बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 352 जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस का ये आर्टिकल है, उसमें बेसिकली इसमें भी ये कहा गया कि जो इंडियन पार्लियामेंट है या जो इंडियन यूनियन है, वो इमरजेंसी प्रोविजंस कश्मीर पे लागू नहीं कर सकते हैं। किस बिना पे? इंटरनल डिस्टर्बेंस या इमिनेंट डेंजर। तो कब तक वो नहीं कर सकते? नंबर 1 ये है कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ 2 हालतों में ये हो सकता है। एक तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो आपको रिक्वेस्ट करे कि जी आप ये प्रोविजन यहाँ पे एक्सटेंड कीजिए, या आपको कनकरेंस लेनी होगी किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर की। लेकिन ये होगी एक कंडीशन कि स्टेट लेजिस्लेचर यहीं से रिक्वेस्ट करे और उनकी कनकरेंस हो इसमें कि आप ये प्रोविजन एक्सटेंड कीजिए। अब दूसरी बात, अगर स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट ना करे, इसमें ये दूसरा सब क्लॉज ऐड हुआ था, अगर स्टेट लेजिस्लेचर यहीं से रिक्वेस्ट ना करे तो आप क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कनकरेंस होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें ज़रूरी है। इसी तरह से आर्टिकल 367 में भी कुछ क्लॉजेज ऐड किए गए। इसी तरह से अब हम आर्टिकल 35A की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1945 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसका जो मेन पार्ट हम कहें वो ये है आर्टिकल 35A। अच्छा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ज़मीन का मसला था या गवर्नमेंट जॉब्स का मसला था जम्मू एंड कश्मीर में, वो ऑलरेडी था लिमिटेड किन के लिए? जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के। अब जो आर्टिकल 35A है वो इसमें इंसर्ट किया गया। अब पहली बार जो आर्टिकल 35A आता है वो आता है 1954 में। अच्छा,
इसका नाम क्या रखा गया? सेविंग ऑफ लॉज विद रेस्पेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंट्स एंड देयर राइट्स। अच्छा, इसमें पहला काम जो था, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको ये इख्तियार दिए गए कि जो डेफिनेशन है क्लासेस ऑफ पर्सन्स जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। और जो अब स्टेट सब्जेक्ट्स चेंज हो गया, ये याद रखना है। जो पहले टर्म हुआ करती थी स्टेट सब्जेक्ट्स, लेकिन अब परमानेंट रेजिडेंट्स हुई। अब जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस का कन्फर करना या उन जो बाहर के लोग हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये किन का काम है? इसमें 4 चीज़ें आती हैं, हमें ये कर सकते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट में वो मखसूस की गई किन के लिए? जो परमानेंट रेजिडेंट्स हों जम्मू एंड कश्मीर के। और एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये भी किया गया किन के लिए? जो परमानेंट रेजिडेंट्स हो यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के, वो कर सकते हैं। सेटलमेंट, यहाँ पे कोई बाहर का रह नहीं सकता था परमानेंटली, तो वो भी परमानेंट जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये रखा गया। तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। और इसी तरह से स्कॉलरशिप या एडमिशन्स वगैरह जो होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, वो भी रखा गया किन के लिए? इन्हीं के लिए, स्टेट जो इसमें परमानेंट रेजिडेंट्स थे। तो आर्टिकल 35A में एक तो डेफिनेशन कि किन को हम कहेंगे परमानेंट रेजिडेंट्स, वो इख्तियार दिया गया किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। और चूंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K का भी हम पढ़ते हैं, वहां पे भी जो इख्तियार है ये किसको दिया गया है? स्टेट लेजिस्लेचर को। अब इसमें 4 चीजें हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, और एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसी तरह से सेटलमेंट इन द स्टेट, और स्कॉलरशिप एड्स वगैरह जो है वो किन के लिए मखसूस रखा गया? जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और इसमें ऐड क्या किया गया कि ऐसा कोई कानून जो भी स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाए इसके मुताबिक वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि अगरचे वो इनकंसिस्टेंट हमें लगे कि जो बाकी लॉज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अगरचे हमें लगे कि ये इनकंसिस्टेंट हैं और ये टेक अवे या एब्रीज करते हैं जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं बाकी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, इस लिहाज से इस बिना पे ये वॉइड नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे इसको एक सैंक्शन दी गई आर्टिकल 35A को। अच्छा, अब आर्टिकल 35A चूंकि दिल्ली एग्रीमेंट की भी हम बात कर चुके हैं और आर्टिकल 35A में भी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और दिल्ली एग्रीमेंट जो था असल में वहाँ पे ये एग्रीमेंट्स हुए थे कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर्स दिए जाएंगे। और जब 1954 का ये ऑर्डर आया तो उसने यही दिल्ली एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट किया। हाँ, कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड हुई। अब एक स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का जो उन्होंने लोकसभा में दिया था दिल्ली एग्रीमेंट पे। जब दिल्ली एग्रीमेंट हुआ तो अब उन्हें ब्रीफ करना था जो लोकसभा है वहाँ पे मेंबर्स को, यही जो क्वेश्चन था कि क्या मसला हुआ वहाँ पे। तो अब मैं वो ये कोट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट्स के थे उनके पास ऑलरेडी राइट्स थे, ये ज़मीन के राइट्स, ओनरशिप या लैंड यूज़ के राइट्स थे उनके पास। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट के हुकूक थे उनके पास। और ये कुछ नया नहीं था, आर्टिकल 35A ने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की। ये आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने से सिर्फ एक काम हुआ कि इंडियन यूनियन है या इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये रिकॉग्नाइज किया, जी हाँ ये राइट्स बिल्कुल सही हैं, ये ऑलरेडी वहाँ पे थे। अब मैं जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा, एंड आई कोट, द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप अरोज ऑब्वियसली। अब जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि दिल्ली एग्रीमेंट में क्या हुआ, अब ब्रीफ कर रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप अरोज ऑब्वियसली, full citizenship applies there, but our friends from Kashmir were very apprehensive about one or two matters. For a long time past, in the Maharaja's time, there had been laws there preventing any outsider, that is, any person from outside Kashmir, from acquiring or holding land in Kashmir. If I mention it,
In the old days, the Maharaja was very much afraid of a large number of Englishmen coming and settling down there because the climate is delectable and acquiring property. So, although most of their rights were taken away from the Maharaja under the British rule, the Maharaja stuck to this that nobody from outside should acquire land there. अब ये बहुत ज़रूरी है. And that continues. अब वो continue है. अच्छा. So the present government of Kashmir is very anxious to preserve that right because they are afraid, and I think rightly afraid, that Kashmir would be overrun by people whose sole qualification might be the possession of too much money and nothing else, who might buy up and get the delectable places. So we agreed and noted this down. The state legislature shall have power to define and regulate the rights and privileges of the permanent residents of the state, more especially in regard to the acquisition of immovable property, appointment to services and like matters. Till then, the existing state laws should apply. अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्लियर है कि जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि अगरचे महाराजा से बाकी मानिए बहुत सारे राइट्स और प्रिविलेज छीन लिए गए ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन महाराजा ने एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं की और वो लैंड एक्विजिशन है. तो ये चीज़ ये इसलिए मैंने कोट किया ये चीज़. अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की, चूँकि हम अब उस पर आ गए. आर्टिकल 370 हम पिछले लेक्चर में भी ये बात कर चुके हैं कि जब ये ड्राफ्ट होता था उस वक्त इसका नाम रखा गया आर्टिकल 306. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है. अब हम ये देखेंगे. आर्टिकल 370 पार्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस में ऐड किया गया. इस पार्ट का नाम ये था. और आर्टिकल 370 का जो नाम था टेम्पररी प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे. आर्टिकल 370 क्लॉज 1 और इसका सब क्लॉज ए, इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 238 शैल नॉट अप्लाई. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक ये बाद में ओमिट भी किया गया, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर में. अब जो बी क्लॉज है इसमें ये था कि जो पार्लियामेंट है उसके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड होंगे. किस में? अब पैराग्राफ ए इसमें शुरू होता है. मैटर्स इन यूनियन एंड concurrently in concurrence with state legislature which correspond to instrument of accession. अब यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात हो रही है कि पार्लियामेंट के पास या पार्लियामेंट के जो पावर्स होंगे वो सिर्फ लिमिटेड होंगे किन सब्जेक्ट्स पे, किन लिस्ट्स पे, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट पे, और लेकिन वो भी किन आइटम्स पे जो कॉरस्पॉन्ड करते हों, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो उसमें 3 आइटम्स थे, 3 सब्जेक्ट्स थे जो उसके साथ मिलते हों, जो उसको वायलेट ना करते हों, तो उन चीज़ों पे वो लॉ बना सकते हैं. लेकिन उसके लिए भी कंकरेंस होनी चाहिए, नॉड होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रेलेवेंट बन जाता है, वो बहुत ही ज़रूरी बन जाता है. अच्छा, अब जो दूसरा पैराग्राफ है इसका, उसमें ये है कि अदर मैटर्स इन सेड लिस्ट्स विद कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा, दैट द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई. अब एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो 3 आइटम्स थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, उसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, बट उसके लिए भी कंकरेंस चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की. अब उसके अलावा जो बाकी मैटर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकते, उसमें भी ये लॉ बना सकते हैं जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये कर सकता है, लेकिन उसमें कंकरेंस होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की उसमें. अब यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है. अच्छा, अब 17 नवंबर 1952 को इसमें जो अमेंडमेंट जो 52 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसमें महाराजा को रिप्लेस किया गया था विद सदर रियासत.
और जो सदर रियासत है वो भी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिसको रेकमेंड करे लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ज़रूरी है। इसी तरह से क्लॉज सी में था कि आर्टिकल 1 इस पे अप्लाई होगा, जिसमें स्टेट्स का है कि इंडिया में इतनी स्टेट्स वगैरह हैं आर्टिकल 1 में। अच्छा, अब जो इसका क्लॉज डी है उसमें प्रेसिडेंट, फिर से ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाकी प्रोविजंस को अप्लाई एक्सटेंड कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर में विद एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस, बट विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें भी गवर्नमेंट की कंकरेंस होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से क्लॉज 2 जो इसका है, जिसमें मैंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर को ये पावर दिया गया था कि वो अपना खुद का आइन बनाए। अच्छा, इफ कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर जो ऊपर जो क्लॉजेस थे, सब क्लॉजेस थे, अगर उनमें स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस पहले ही आई कि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानो फ्रेम नहीं हुई थी या कन्वीन नहीं हुई थी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो डिसीजन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो फाइनल होगा। तो यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है, अब उसका डिसीजन फाइनल होगा अच्छा, अब जो आखिरी क्लॉज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस आर्टिकल 370 का, इसमें यह लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो बाय पब्लिक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू वो ये कर सकते हैं, वो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 370 था वो सीज हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो अब इनऑपरेटिव है, अब वो ऑपरेटिव नहीं है। या वो कर सकता है कि इसके कुछ पार्ट्स वगैरह या कुछ क्लॉजेज ऑपरेटिव नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं, वो ये काम कर सकता है। लेकिन बट जो इसमें रिकमेंडेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो नेसेसरी है। अब इसमें भी देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब तक रिकमेंडेशन ना हो, जब तक उनकी नॉड इसमें ना हो, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं कर सकते। तो इसमें हमें इस बात पे ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मसला है, इसमें देखिए, चूंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, हमने आज इसके लेक्चर में पढ़ा, आज के लेक्चर में, कि 1951 में उन्होंने काम शुरू किया और 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। तो मीर कासिम रेजोल्यूशन के थ्रू वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिज़ोल्व हो जाती है। अब उनका काम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अगर वो रेकमेंड करती कि आर्टिकल 370 को आप हटाइए, रेकमेंड करती प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो ऑर्डर निकालते थे, यही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कि अब ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब वो डिज़ोल्व हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन वो ये चीज़ रेकमेंड नहीं करती है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है वो क्या, उसको एब्रोगेट कीजिए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है या जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते थे, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें जो जज साहिबान हैं उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि चूँकि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन या नॉट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रही है तो अब आर्टिकल 370 को हटाना नामुमकिन है। अब इसमें आपको मैं 2-3 जजमेंट्स बताऊंगा। एक तो अक्टूबर 2015 में जम्मू एंड कश्मीर की एक जजमेंट आती है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, इसको रिपील नहीं किया जा सकता और इवन इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। और उन्होंने क्या चीज़ ये साइट की है, उन्होंने ये साइट किया है जो क्लॉज 3 है हमारा यहाँ पे आर्टिकल 370 क्लॉज 3। आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिक नोटिफिकेशन एक जारी कर सकते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो अब इनऑपरेटिव है। लेकिन उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिज़ोल्व हो गई है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसको एब्रोगेट करना बहुत ही मुश्किल है। और 2015 में, अक्टूबर 2015 में J&K हाई कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने यही कहा, यही साइट किया कि आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए जो 370 आर्टिकल है उसको एब्रोगेट करना, इसको रिपील करना या उसको इवन अमेंड करना भी बहुत मुश्किल है। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जो एक पिटिशन असल में दायर होती है कुमारी विजया लक्ष्मी झा, उनके ज़रिए एक पिटिशन दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, और वो उसमें ये चीज़ सीख करती हैं कि आर्टिकल 370 को टेम्पररी कहा जाए या उसको वॉइड किया जाए, इनऑपरेटिव कहा जाए। लेकिन जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस आदर्श के गोयल और RF नरीमन, वो ऑब्जर्व करते हैं कि चूँकि जो आर्टिकल 370 है वो कई सालों से चलता आ रहा है, और इसकी वजह से जो आर्टिकल 370 है वो उसको एब्रोगेट करना इम्पॉसिबल है। और ये जजमेंट 3 अप्रैल 2018 को आती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उन्होंने इस जजमेंट में ये केस, इसको जो परमानेंट स्टेटस उनने कहा कि इसने इख्तियार किया है आर्टिकल 370 में, सदर ने उनने कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता केस था उसमें भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो उसमें क्या हुआ है कि उसने अब परमानेंट स्टेटस इख्तियार किया है, चूँकि बहुत सालों से चलता आ रहा है, और चूँकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना उसमें लाजमी है, चूँकि अब वो नहीं है, डिज़ॉल्व हो गई है विदाउट रिकमेंडिंग इट्स एब्रोगेशन। तो अब ये चीज़ जो है आर्टिकल 370 हैज़ एक्वायर्ड ए परमानेंट स्टेटस, उनका ये मानना था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी एट टाइम्स इसको इसके सपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस दी हैं। अब आखिरी चीज़ जो हमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पढ़ने से पहले पढ़नी है, वो है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 5 अगस्त को, अब हमें वो पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ये 5 अगस्त 2019 को आया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि जो गैजेट होता है, गैजेट पब्लिकेशंस जो होती हैं, जो भी ऐसे ऑर्डर्स आते हैं वो उसी गैजेट में पब्लिश होते हैं। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद इंडिया के, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया 5 अगस्त 2019 को। उन्होंने कौन से पावर्स जो आर्टिकल 370(1) क्लॉज 1 में उन्हें पावर्स दिए जाते हैं, उन्हीं को एक्सरसाइज करके उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया। अब वो कहते हैं, इसमें लिखा है कि उन्होंने विद द कंकर्रेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये ऑर्डर इशू किया। अब उसमें क्या क्या था, एक तो इसका टाइटल था, और इस मेन चीज़ जो इसकी थी क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में, कि जो 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिसमें आर्टिकल 35A और बाकी जो भी डिस्टिंक्शंस थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए, प्रिविलेज वगैरह, तो वो उस ऑर्डर को ये ऑर्डर सुपरसीड करता है। अब वो ऑर्डर ख़त्म हो गया, इनऑपरेटिव हो गया 1954 का ऑर्डर। तो ये चीज़ इसमें मेन है कि एक तो वो ऑर्डर ख़त्म किया 1954 का, जिसमें आर्टिकल 35A है, बाकी चीज़ें हैं, अब इस ऑर्डर की वजह से वो ख़त्म हो गया। अब क्लास 2 में लिखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस वो एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर पे। और इसमें देखिए आर्टिकल 367 एक ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब उसमें क्लॉज 4 ऐड किया गया, उसमें भी सब क्लॉज 4 है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है सब क्लॉज बी में है कि जो रेफरेंस है, एक ऐसा इंसान जिसको रिकग्नाइज करता है प्रेसिडेंट, वो पहले हुआ करता था सदर रियासत, लेकिन उसके बदले अब उसे सब्स्टिट्यूट किया गया गवर्नर्स के साथ, और जो एक्ट करता हो जिसको रेकमेंड करे लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये चीज़ें इसमें की, तो गवर्नर अब आ गया। अब इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी वो भी इंक्लूडिंग होगी गवर्नर, जो एक्ट करता हो ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे गवर्नर को ये जगह दी गई। अब एक तो इसमें 1954 का ऑर्डर ख़त्म किया गया, और जो डी क्लॉज है इसका वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी
आर्टिकल 370 का पढ़ा, उसमें क्लॉज 2 का पढ़ा, क्लॉज 3 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पढ़ा कि जब तक उसकी रिकमेंडेशंस ना हो आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव या एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। अब जो क्लॉज डी इसमें ऐड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 जो 5 अगस्त को आया, इसमें कहा गया कि जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 370 का या जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 370 का, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया है उसको आप मानो रिप्लेस कीजिए, उसको आप समझिए कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको आप क्या रीड करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ये मसला था जो आर्टिकल 370 में भी था और सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस में भी था, या एक्सपर्ट्स जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो ये डी क्लॉज इसमें ऐड किया गया, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बदले उसे क्या रीड करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल 370 या बाकी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लाने से पहले ये चीज़ें गई, उससे पहले ये ऑर्डर इशू किया गया ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका मसला ना रहे, बल्कि उसके बदले क्या रीड किया जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। क्योंकि अब हम ये सारी चीज़ें आर्टिकल 370, 35A, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास स्पेशल प्रिविलेज और राइट्स हुआ करते थे वो भी डिस्कस हम सारे कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सेक्शन वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे और नोट्स जिन दोस्तों को बनाने हैं वो हम इंशाल्लाह अच्छे से बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसमें वो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उनको